लोगों की रियल वेजेस कम हो गई हैं, आधी आबादी गुर्बत में है, मिडिल क्लास स्क्वीज हो गई है, टैक्सेस का निज़ाम ठीक नहीं हो सका, बिजनेसमैन तंग हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ना, वो उसकी वजह से स्टेबलाइजेशन हो रही, तो ग्रोथ नहीं हो रही। एक और बेल आउट चाहिए होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो नहीं स्टेबलाइज हो रही। जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है उतनी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। सो ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर चुकी है। इस 3 साल में एक्सपोर्ट्स जो है वो 60 से 63 अरब डॉलर पे पहुंचानी है। एक्सपोर्ट्स पे आपको गलबन पता होगा बहुत शदीद प्रेशर है। एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं। ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो अता पता किसी को मेरे ख्याल से वो है नहीं गवर्नमेंट में, लेकिन ये एक टर्म जो है नई आ गई है जो आप अक्सर अब सुना करेंगे। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स। इससे पहले कि दोबारा से जुडिशरी वापस पावरफुल हो जाए, ये नीचे वाले ठीक कर दें। आपकी गवर्नमेंट में मुझे एक बंदा बता दें जिसने पाकिस्तान के अंदर कोई चीज जीरो से शुरू करके उसको प्रॉफिटेबली चलाया हो। एग्रीकल्चर जो है अलोन आपको 20 लाख जॉब्स क्रिएट करके दे सकता है। उसमें बीट, कॉटन, ऑयल सीड्स। पाकिस्तान में एक डिबेट छिड़ गई है कि जी यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए। वो असल में मसला फाइनेंस मिनिस्टर के साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नए साल का पहला हमारा प्रोग्राम और आपको खुशामदीद सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं मईशत से, पॉलिसी से, उनके ऊपर गुफ्तगू करें और कुछ हल की तरफ जाएं। यूं तो लोग प्रॉब्लम्स तो बता देते हैं, लेकिन हल और सॉल्यूशन जिसे कहा जाता है उसकी तरफ जो है तवज्जो नहीं जाती। तो आज इसी सिलसिले की कड़ी में हम ये प्रोग्राम अपना कर रहे हैं। वेलकम बैक हारून साहब, और आपको नया साल मुबारक हो, और अल्लाह करे कि हम सब के साथ पाकिस्तान के लिए भी ये साल अच्छा हो। तो हारून भाई, मेरे ख्याल से आज हम बात ये करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो चूंकि मैं यहाँ मौजूद भी हूँ, सबसे बड़ा जो जो कंसर्न है बहुत से लोगों का, क्वार्टर्स का, अ, वो है कि मईशत जो है वो उठ नहीं रही, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, नौकरियां नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और लोगों में गुस्सा है। लोगों की रियल वेजेस कम हो गई हैं, आधी आबादी गुर्बत में है, मिडिल क्लास स्क्वीज हो गई है, टैक्सेस का निज़ाम ठीक नहीं हो सका, बिजनेसमैन तंग हैं, लोग तंग हैं। और इस सूरत हाल में कहा यह जाता है कि जी आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ना, वो उसकी वजह से स्टेबलाइजेशन हो रही, तो ग्रोथ नहीं हो रही। ये और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की तकदीर में ये आईएमएफ का प्रोग्राम, या उसके उससे छुटकारा पाकर हम कोई एक मुतबादिल माशी मॉडल जो है उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और यही मैं चाहता था कि आज हम इसके ऊपर बात करें कि हाउ टू गेट रेड ऑफ द आईएमएफ कंडीशन, और उनकी जो होती है डिक्टेशन, क्योंकि उसके बगैर तो फिर पाकिस्तान में यही सिलसिला चलता रहेगा। बूम बस्ट, हाई ग्रोथ, फिर स्टेबलाइजेशन, फिर हाई ग्रोथ, फिर ये। और तो जरा इसके ऊपर आप अपनी राय भी दीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा। हमारे देखने वालों को नया साल मुबारक हो। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। रजा, फ्यू डेज अगो, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले या लेस देन दैट, एक मीटिंग हुई थी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, जिसमें टॉपिक यही था कि आईएमएफ से कैसे जान छुड़ाई जाए। और राइट। उसमें प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल साहब ने बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन दी थी। तो आपका सवाल जो है वो उसमें, इससे पहले कि मैं बताऊं कि मेरा क्या ख्याल है कि कैसे आईएमएफ से डील किया जाना चाहिए, मैं आपको प्रॉब्ली थोड़ा सा समराइज करके बता दूं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है और ये उस प्रेजेंटेशन में क्या बातें हुई थी। तो वो मैंने कुछ समरी बनाई है, लिस्ट बनाई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ 5-6-10 मिनट में कि क्या गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि आईएमएफ से कैसे हमने जो है वो उसको अगला जो हमारा ये जो आईएमएफ का प्लान खत्म होगा तो हम दोबारा आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, उसके लिए क्या प्लानिंग है। तो ये 3 साल का प्लान था और ये सितंबर 2027 में खत्म हो रहा है। और गवर्नमेंट भी और हम भी सब रियलाइज करते हैं कि आईएमएफ जो है वो एक यू जस्ट बाय टाइम, ताकि आपको इतना कुशन मिल जाए कि आप अपनी इकोनॉमी को फिक्स कर सकें। तो ये 25-26 प्रोग्राम्स तो हम ले चुके हैं और वो टाइम बाय हुए जा रहा है, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हो रहा। तो समथिंग हैज टू चेंज।
एंड आई एम वेरी हैप्पी गवर्नमेंट रियलाइज ये करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट्स जो है ना वो अब थोड़ी सी जिटरी होना शुरू हो गई हैं कि भाई ये 2025 आ गए, 26 आ गए, और अब अगले साल जो है IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, और ऐसे ही लग रहा है कि एक और प्रोग्राम 27वां प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि एक और बेल आउट चाहिए होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो नहीं स्टेबलाइज हो रही, तो मार्केट्स सम फॉर्म ऑफ डायरेक्शन चाहती हैं कि उनको थोड़ा सा हौसला मिले कि जी गवर्नमेंट नोज व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, अब ये थिंग इज के इन्होंने प्लान बनाया 10 साल का प्लान 2035 तक का, कि उसमें परमानेंट फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी अचीव हम कर लेंगे, और उसमें ट्रांजिशन ये करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट लेड इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ। ये वही लफ्ज हैं जो अल्फाज जो पता नहीं कब से हम सुनते आ रहे हैं, और गोल ये है एक और कि जी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है इनका। अब मुझे चलते चलते मैं अपना थोड़ा सा कमेंट कर दूं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 410 415 बिलियन की इकोनॉमी तो इन्होंने पिछले साल बताया है जब साल शुरू हुआ था कि हमारी हो चुकी है, और फिर जो मिनिस्टर हैं IT की उन्होंने आके एक पब्लिक फंक्शन में खिताब फरमाया कि जी जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है उतनी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। सो ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि 800-850 बिलियन की इकोनॉमी तो ये खुद गवर्नमेंट मान रही है। तो ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना 10 साल में, ये मेरी समझ से बाहर है। तो बहरहाल इसके ऊपर आगे कमेंट करते हैं। अच्छा, कुछ वो 4 इन्होंने कोर पिलर्स बनाए हुए हैं। नंबर 1 ये है, जैसे इन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में कहा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी। अब वो कह रहे हैं जी कि 2029 3 साल में एक्सपोर्ट जो है वो 60 से 63 अरब डॉलर पे पहुंचानी है। इस वक्त कितनी है रजा? 32 अरब डॉलर पिछले साल थी, और एक्सपोर्ट्स पे आपको गलबन पता होगा बहुत शदीद प्रेशर है, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं। सो वो आम वजूहत जो हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है, लोग जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारी करेंसी की वजह से भी है कि करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड है। जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो इस वक्त जो है वो 104 105 पे चल रहा है, जो कि होना चाहिए 92 93। तो ये तो गवर्नमेंट खुद मान रही है कि वो ओवर वैल्यूड है। तो जब ओवर वैल्यू होती है तो आपकी जो बैन अक़वामी मंडी के अंदर आपकी मसनूआत जो हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाती हैं आपके कंपेटिटर्स के मुकाबले में। तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। आपको पता है कि इसके ऊपर तो एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि एक्सचेंज रेट जो है उसको क्या ये होना चाहिए। अब कैसे होगी ये 60 से 63 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, यानी कि डबल से भी ज्यादा, ये मेरी समझ से बाहर है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की कुछ बात की उन्होंने, विच इज़ वेरी गुड, इट्स होनी चाहिए। हम तो कब से बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्पेशली एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल वगैरह जो है उसमें, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारी जो मेटल्स वगैरह एलिमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, बहुत सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए। इस पर आगे बात करेंगे। और फोकस ये लोग कह रहे हैं, ये इनका कोर पिलर नंबर 1 ये है कि IT के ऊपर फोकस करें, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, सर्विसेज एंड ब्लू इकोनॉमी, इसके ऊपर फोकस करके तो ये डबल करें एक्सपोर्ट्स को। तो ऑल वेरी गुड, लेकिन ये कैसे होगा इन कीपिंग इन व्यू कि ये आपकी कंट्री का फ्रेमवर्क क्या है, प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे आपकी इकोनॉमी खड़ी है, उसमें से कैसे ये होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। ब्लू इकोनॉमी की बात करें, वो एक और नई टर्म ये आ गई है। वो पहले ग्रीन इकोनॉमी होती थी, अब ब्लू इकोनॉमी है। आपको पता है ओशंस के अंदर वो असल में दिस इज मोर सोशल, जैसे वो क्लाइमेट चेंज होता था, ये दिस इज मोर सोशल ब्लू इकोनॉमी के लिए वो जो समुद्री हयात है और जो समुद्री इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करना है, और उसी के अंदर से फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट करनी है। तो अता पता किसी को मेरे ख्याल से वो है नहीं गवर्नमेंट में, लेकिन ये एक टर्म जो है नई आ गई है जो आप अक्सर अब सुना करेंगे। तो ये जनाब एक्सपोर्ट बढ़ानी है एक, तो ये है। दूसरा पिलर उनका ये है कि जी
जो हमारे कर्जे हैं और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो उसको मैनेज करना है हमने। बड़ी अच्छी बात है और आई एम वेरी हैप्पी, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि ये 14 बिलियन का जो शॉर्ट टर्म डेट है जिसको बार बार आपको हर साल पता लगता है कि जी वो रोल ओवर, चाइना से रोल ओवर, सऊदी अरब से रोल ओवर, यूएई से रोल ओवर, कतर से रोल ओवर, ये सारा जो है वो कोशिश करेंगे कि इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए. It's a great idea and that must be done and should be done. But it's more of a, as you know, foreign policy and geopolitics subject than a financial subject. And लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि जी अगले 5 साल में हमें अगर ये सारा कुछ हो भी जाए तो हमें $12 अरब फर्दर चाहिए होंगे, यानी कि तकरीबन $3 अरब जो है पर एनम हमें फाइनेंसिंग गैप जो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज का वो हमें इंतजाम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ जाएं, जिसपे हम रिमिटेंसेस के ऊपर करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे वगैरह वगैरह. तो ये इनका जनाब कोर पिलर नंबर 2 है. नंबर 3 जो है वो फिस्कल एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स हैं, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो जस्ट ओवर 10% है उसको हम 11% से ऊपर ले जाएंगे और हम एक्सपैंड करेंगे नेट ऑफ टैक्स, एग्रीकल्चर, रिटेल, रियल एस्टेट को उसके अंदर लेकर आएंगे और एड हॉक जो है वो चीजें नहीं करेंगे हम. तो इसमें भी आपको पता है हमने काउंटलेस प्रोग्राम्स किए हैं कि इस मशीनरी एफबीआर के होते हुए मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह से आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को निचोड़ के आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं. कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल जो है इन्वेस्टमेंट बंद हो चुकी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं और जो इकोनॉमी का पहिया है वो बिल्कुल रुक चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जो टैक्सेस हैं वो दुनिया में मेरे ख्याल से टॉप 5 या 10 कंट्रीज जो हैं उसके अंदर पाकिस्तान है, इतना इसका टैक्स इंसिडेंस. तो सो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इस इदारे के और ऐसे माइंडसेट के होते हुए किस तरह से टैक्स टू जीडीपी इंक्रीज होगा. चौथी उनकी कोर पिलर जो है वो एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म है, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि हम सर्कुलर डेट को एलिमिनेट कर देंगे और हम ये इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है उसको मार्केट बेस्ड कर देंगे और लॉसेस एंड सब्सिडीज वगैरह उसको खत्म करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे इस एनर्जी सेक्टर के अंदर. और 5वां पिलर प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम ये सारी जो है कंपनियां और जो इदारे जो लॉस मेकिंग है और जो लॉस मेकिंग नहीं भी है उनको भी बेचेंगे. छठा इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जनाब टारगेट कर रहे हैं $3 से 4 अरब पर एनम और उसमें फोकस माइनिंग, आईटी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करेंगे. और एसआईएफसी को उन्होंने कहा कि ये बड़ी जबरदस्त चीज हमने बनाई है जिसकी वजह से हम एफडीआई इंक्रीज करेंगे. तो ये है जनाब 6 कोर पिलर्स हैं जिसके ऊपर इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है. एंड इसको आर्गुमेंट को एंड करने के लिए इसके 3 फेज हैं. पहला फेज तो ये है जो कि 2027 सितंबर में एंड हो जाएगा. आईएमएफ का ये जो करंट प्रोग्राम है ये खत्म होगा, तो उसको वो कह रहे हैं जी ये स्टेबलाइजेशन का फेज है. दूसरा फेज जो है अगले 3 साल का है और उसमें वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ करेंगे. और तीसरा फेज जो है वो कह रहे हैं जी वो फिर अगले जो 3-4 साल जो हैं वो सेल्फ सस्टेन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी जो है वो हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे. ये रजा कुछ इन अ नटशेल है. और इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें. अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें. एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है. तो आपने तो उसका पूरा जिसे कहते हैं जायजा भी लिया और अपनी क्रिटिक भी पेश की. अब ये बताइए कि जहां जहां ये सुकम रहे हैं, आपने भी इसके ऊपर काफी काम किया और तहकीक की है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे पास कोई चारा भी है इसको बदलने का, आईएमएफ से जान छुड़ाने का तरीका क्या है? रजा, ये मैंने आपको जो सारा कुछ समराइज मैंने करके मैं आपको जो बताया, इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले नहीं सुनी? जी, तो हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं कि हारून भाई, मसला ये है कि पाकिस्तान की सरकार के और स्पेशली प्लानिंग कमीशन का, आपको पता है, आप तो खुद अपने गवर्नमेंट में रहे हैं मुख्तलिफ ओहदों पे,
कि वो पुरानी जो फाइलें होती हैं, पुरानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा-सा अपडेट किया, अंग्रेज़ी बदली, आगे पीछे बाबूज़ बैठे होते हैं और नई स्लाइडें बना दी, नया डॉक्यूमेंट बना दिया, प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया, उसकी लॉन्च सेरेमनी हो गई, वादे हो गए, तकरीरें हो गई। थिंकिंग का फुकदान है। और थिंकिंग भी आती है, सिर्फ ये नहीं कि 3-4 मिनिस्टर या सेक्रेटरी है, मतलब आपको कंसल्टेशन करनी पड़ती है। पाकिस्तान में मौजूद आप जैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसके ऊपर पता नहीं कितने 15-20 सालों से लगे हुए हैं जी, कि ये कैसे करना है, सिविल सर्विस को कैसे करना है, टैक्स को कैसे करना है, बजट को कैसे करना है। आई मीन देयर आर सॉल्यूशंस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस ये हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी का वो है। बहरहाल इट विल बी गुड कि जरा थोड़ा आप इसके ऊपर इसमें इजाफा भी करें और अपना एक बताएं कि कैसे, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि वी हैव टू थिंक अबाउट एन ऑल्टरनेटिव। ये नहीं हो सकता कि बस आप बैठ जाएं कि जी ओहो हमने ये करना ही करना है। जी अरुण भाई। जी रजा, मैं वही पहले, इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूं कि मेरे ख्याल से करना क्या चाहिए, देखिए ये माइंडसेट एक अजीबोगरीब है। आई एम शॉक्ड कि ये सब नौकरियां बचाने वाला माइंडसेट है। मेरे ख्याल से वो फील्ड मार्शल वहां पे बैठे हैं, उन्होंने प्रॉब्ली पुश किया होगा कि भाई आईएमएफ से किस तरह हम छुटकारा हासिल करें। तो वही जो आप कह रहे हैं, वो फाइलों के ऊपर से डस्ट को फूंक मार के हटा के, तो वही एक उसी तरह की प्रेजेंटेशन कर दी गई है। आई एम शॉक्ड कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब आई कीप सेइंग कि उन्होंने तो अभी बात भी करना नहीं शुरू की चेंज की। तो वही, यू कीप डूइंग द सेम थिंग, यू आर नॉट गोना गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। तो सो बहरहाल मैं आपको बताता हूँ, एंड आई मस्ट क्वालिफाई कि आई मे नॉट बी 100% राइट, लेकिन आप जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो आप देखिएगा कि कितनी डिफरेंट हैं उन बातों से जो कि हम पिछले 75 साल से सुनते आ रहे हैं। सो हियर्स व्हाट शुड बी डन इन माय ओपिनियन। तो रजा देखिए, सबसे पहले तो जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ना, इनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लान है कि जी वो हम आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर लेंगे, तो हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करेंगे और हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा ले आएंगे, इस टाइप की जो बातें मैंने अभी आपको सुनाई हैं। अब मैं समझता हूं कि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, नंबर 1 फोकस हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, ये चीजें हैं जिसके ऊपर आप, इसकी बात ये है इसके अंदर, ये जो अभी मैंने आपको समरी बताई। दूसरा नहीं है। दूसरा, प्रोटेक्ट द नीडी, जो आपके माशरे के अंदर ऐसे लोग जो कमजोर हैं उनको प्रोटेक्ट करें। तीसरा, फोकस ऑन इंडिजिनस रिसोर्सेज, जो मुल्क के अंदर रिसोर्सेज हैं उनके अंदर फोकस करें। चौथा, स्पेंड विद इन मीन्स, अपनी बसात के मुताबिक खर्च करें। पांचवा, स्टॉप रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, सब कुछ तो इंपोर्ट होता है आपका। छठा, क्रिएट जॉब्स, वो चीजें फोकस करें जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। सातवां, इंप्रूव गवर्नेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रजा, ये मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एक बता रहा हूं, एक फिलोसॉफिकल ओवरव्यू दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्व एंड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ पाकिस्तानीज। ये फिलोसॉफिकल बात तो है, लेकिन ये दिस इज द फ्यूल। ये आप अपने सिटीजन्स को उनकी रूह में आप एक पेट्रोल डालेंगे कि नहीं हमने कुछ करना है। जब डिग्निटी खत्म हो जाती है इंसान की, तो वो हिम्मत हार के बैठ जाता है। अब ये फिलोसॉफिक, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले यहां से शुरू करें, अपनी फिलॉसफी चेंज करें। अच्छा, अब आगे आ जाए। इन्होंने भी 3 फेज का बनाया है प्लान, मेरा प्लान भी 3 फेजेस का। पहला फेज जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट्स में उसको कहता हूं, और वो शॉर्ट टर्म फेज है जिसको मैं, यानी कि वो 3 महीने से लेके तो 12 महीने तक का फेज है। अब आप उसमें क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट। सबसे पहले है सिविल सर्विस रिफॉर्म, हमने इसमें बहुत बात की है। जो इसमें देखना चाहते हैं मेरे आर्टिकल्स भी पढ़ लें और जाके हमारे पुराने प्रोग्राम्स भी देख लें। अभी पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी कि भाई सिविल सर्विस जो है उसमें ये जो पास है इसको डिवॉल्व करें आप लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, और एक नया जो है वो बनाएं सिविल सर्विस के अंदर सेगमेंट जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमी का हो, ताकि हमारे सिविल सर्वेंट्स जो कि ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग हो, और वो जब पहुंचे ये ग्रेड 20, 21, 22 के अंदर, तो वो फुली ट्रेंड हो इस नई दुनिया को
इस नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरह से हैंडल करना है। ये कैसे हो सकता है भाई, आप सारी उम्र आपने डिस्ट्रिक्ट चलाई हैं, फिर आप कमिश्नर बन गए हैं, पहले असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर डिप्टी कमिश्नर है, फिर कमिश्नर बन गए, फिर आप सेक्रेटरी बन गए, फिर सेक्रेटरी हाउसिंग बन गए, फिर सेक्रेटरी वाटर एंड पावर बन गए, फिर सेक्रेटरी एजुकेशन बन गए, उसके बाद आप जॉइंट सेक्रेटरी बन गए फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एजुकेशन के, उसके बाद आप एडिशनल सेक्रेटरी आईटी बन गए, उसके बाद आप सेक्रेटरी फाइनेंस बन गए। यार वेट मिनट और डील आपने किससे करना है? सारी दुनिया की जो है वो फाइनेंशियल, ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए एक आपको स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड जो है सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, और ये जो बाकी हैं उनको नीचे शिफ्ट करें आप। इट शुड बी डिवॉल्व। तो नंबर लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पैसे भी नहीं लगने। अच्छा, सिविल सर्विस। नंबर 2 पॉपुलेशन प्लानिंग, ये भी लो हैंगिंग फ्रूट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पैसा भी है, सब कुछ सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने की जरूरत है और इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। इस पे भी बहुत काम हो चुका है। नंबर 3 रजा जुडिशियल रिफॉर्म्स। रजा दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स। आप यकीन करें, क्योंकि मैं तो देख भी चुका हूं कि हमारे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स ने जुडिशरी के अंदर चेंज लाने की कोशिश की, तो जो हमारी जो टॉप जुडिशरी थी उसने आके अटैक कर दिया, उसने आके इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अटैक कर दिया। ये तो बेहतरीन, और जो हुआ है मैं उससे खास एग्री नहीं करता जो हमारी अदालतों का हाल है, लेकिन ये बेहतरीन मौका है कि इस वक्त आपके पास गोल्डन है कि आप अपनी जो लोअर जुडिशरी है उसको ठीक कर दें, क्योंकि ऊपर से कोई इस वक्त जो है आपकी जो हायर सुपीरियर जुडिशरी है वो कोई इतराज नहीं करेगी। लोअर जुडिशरी को ठीक करने का बेहतरीन मौका है, इससे पहले कि दोबारा से जुडिशरी वापस पावरफुल हो जाए, ये नीचे वाले ठीक कर दें, बेहतरीन मौका। अच्छा, चौथा रीराइट पाकिस्तान बजट। हम इतनी बात की है इसके ऊपर कि भाई ये बजट जो है ये इसका मीनिंगलेस डॉक्यूमेंट है, इसको कोई ना पढ़ता है ना कोई इंप्लीमेंट कर रहा है। आपको एक डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान बनाने की जरूरत है पाकिस्तान के लिए। ये एक और बात जो मैं काफी देर से हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ऑयल एंड गैस फ्रॉम ईरान एंड रशिया, बहरहाल ये अगेन जियोपॉलिटिकल काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन इट्स समथिंग अगेन लो हैंगिंग फ्रूट है। इतने अच्छे आपके ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ ऑल दैट, तो उसको आप यूटिलाइज करें, and perhaps these are the things that you can extract from them. FBR, as we have discussed, FBR को चेंज करें, इस इदारे से काम नहीं चल सकता। ये माइंडसेट जो है, ये रजा मैं इसमें एक और चीज एक्सप्लेन करूं। देखें, एक रेस्टोरेंट था, मैं पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, चाइनीज रेस्टोरेंट। वो चाइनीज रेस्टोरेंट में जनाब वो चाइनीज कुक हम ले आए, चाइना मतलब हांगकांग से, बड़ा जबरदस्त कुक, और उसका नाम भी बड़ा जबरदस्त है। वो आप यकीन करें वो रेस्टोरेंट ही नहीं चला। हम सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या चक्कर है, इतना इसके ऊपर इतना हमने सोच विचार की, इतना हाई प्रोफाइल बंदा लेकर आए एंड ऑल दैट, ये क्यों नहीं चल रहा। वो खैर क्या हुआ जनाब कि वो खैर नहीं वो चला, तो उसको रिप्लेस कर दिया एक पाकिस्तानी कुक जिसको चाइनीज खाना बनाना आता। वो रेस्टोरेंट जनाब वो हिट हो गया। अब ये क्यों हुआ? देखें, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई कीप सेइंग कि भाई आपकी गवर्नमेंट में मुझे एक बंदा बता दें, एक बंदा जिसने पाकिस्तान के अंदर कोई चीज जीरो से शुरू करके उसको प्रॉफिटेबली चलाया हो। पूरी गवर्नमेंट के अंदर, पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बंदा भी नहीं है जिसको ये पता हो कि भी मसाइल क्या है नीचे। व्हाट डज वन गो थ्रू व्हाइल डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, व्हाइल ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉफिट्स इन पाकिस्तान सो दैट दे कैन पे टैक्सेस। किसी को नहीं पता। जितने लोग पॉलिसी बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है यार इश्यूज क्या है, और जो टैक्स कलेक्टर हैं वो तो मैंने आपको बताया उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है कि ये देखने से। वो तो कहते हैं भाई हमारे बजट है, ये हमारा टारगेट है, हमें नहीं पता आपने प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, हमें तो पैसे दें वरना हम आपके बैंक से निकाल देंगे। मतलब ये हाल है। अब इस जगह पे कैसे कोई कारोबार करेगा मुझे आप बताएं। सो ये माइंडसेट है, और ये माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। इसको आपको एफबीआर को एक नया अदारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलाते रहें, कोई मसला नहीं, एक दिन सब रियलाइज करेंगे और नया अदारा बनेगा। सो वी आर ऑल्सो वेटिंग एंड वॉचिंग। फिर एक दो और, ये मैं शॉर्ट टर्म आपको बता रहा हूँ कि इंपोर्ट कंप्रेशन बहुत जरूरी है। रजा, आप कैन यू बिलीव कि हम जो गाड़ियां हैं, हम 4-4 बिलियन डॉलर की गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई चलो ठीक है, एडिबल ऑयल अभी क्योंकि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आप एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं लाए, वहां पे नहीं हो रहा, तो वहां से तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि भाई आप तेल आधा इस्तेमाल करें, ठीक है। आपको गाड़ियों में पेट्रोल चाहिए,
ठीक है, लोगों से रिक्वेस्ट करें कि भाई आप बड़ी गाड़ियां जो हैं वो कम चलाएं, छोटी गाड़ियों पे शिफ्ट करें वगैरह वगैरह। और जैसे कैसर बंगाली साहब कहते हैं कि जी आप बड़ी गाड़ियां जो हैं उसको तो आप ज्यादा टैक्सेस लगा दें या उनको बैन कर दें। तो देखिए इंपोर्ट तो करना है फ्यूल, लेकिन मुझे गाड़ियां इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है भाई? यू नो, you are wasting your precious foreign currency. So import compression must continue except essential items. और फिर इस पे भी हमने बड़ी बात की रजा के नेट सरप्लस एक्सपोर्ट्स, सिर्फ उस पे उन एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें इंपोर्ट रॉ मटेरियल और चीजें मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे फोकस करें जो कि आपको नेट सरप्लस देती हैं, कि वो एक्सपोर्ट करती हैं माइनस जो उनकी वजह से इंपोर्ट्स होती हैं वो आपको सरप्लस आ रहा है, उन पे फोकस करें। आईटी पे फोकस करें, जो कि इन्होंने भी बात की है, फ्रीलांसिंग आउटसोर्सिंग के ऊपर करें, जो इन्होंने भी बात की, बड़ी अच्छी बात है। एंड लेट मार्केट्स ऑपरेट फ्रीली, सब्सिडीज वगैरह जो है उसको विड्रॉ करें, तो BISP वगैरह जो है उसको आप इंक्रीज करें मीनिंगफुल तरीके से, एंड कंटिन्यू डायलॉग विद IMF। सो ये शॉर्ट टर्म है, इसमें कोई पैसे नहीं लगने। सो ये शॉर्ट टर्म है। आपका कोई सवाल हो तो फिर मैं आपको नहीं, बिल्कुल बहुत देखिए, मतलब मैं तो हैरान हो रहा हूँ आपकी बातें सुन के। कुछ तो खैर हम पहले उनके ऊपर बात भी करते रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी कोई मुश्किल चीजें भी नहीं है, नाकाबिले अमल भी नहीं है। थोड़ी सी एक हिम्मत और प्रायोरिटी चाहिए। मैं तो कमेंट ही है मेरा, इसके ऊपर सवाल तो नहीं। बिल्कुल आप इसको कंक्लूड करें ताकि फिर मैं थोड़ा सा आपसे टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस की भी बात करूं। जी, तो रजा वो जो फेज तीसरा फेज है उसमें तो बहुत चंद से हैं, लेकिन ये नंबर 2 ये 12 महीने से 24 महीने तक का जो फेज 2 है मीडियम टर्म, उसमें आप अपनी एजुकेशन के ऊपर आपको ज्यादा बजट की जरूरत नहीं है। इसी बजट को आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें और फोकस करें, ताकि इस तरह से आपका प्लान होना चाहिए कि आप पहले आउटकम डिफाइन करें। आउटकम आपको चाहिए कि जो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेजेस में जाता है, आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट बने, मैथमेटिशियंस बने, रिसर्चर्स बने, इनोवेटर्स बने, पैटर्न्स जो इंट्रोड्यूस, इस काबिल आप टैलेंट को प्रोड्यूस करें। उससे फिर वर्क बैकवर्ड करें कि आपको किस टाइप का करिकुलम चाहिए, किस टाइप के आपको टीचर्स चाहिए, किस टाइप की किताबें, ट्रेनिंग वगैरह चाहिए। और यही जो पैसा है ये फिर आप उसके ऊपर इस्तेमाल करें, इससे पहले कि बजट बढ़ाएं, जो है उसको प्रॉपर्ली स्पेंड करना सीखें। इस तरह स्किल्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है रजा के, इसमें अलायंसेस करने की जरूरत है। GIZ, सिटी गिल्ड्स, चाइना, प्राइवेट सेक्टर वगैरह जो है, इनिशियली आप 1 मिलियन लोग जो है उनको ट्रेन कर सकते हैं इन सबको मिला के, और 3 साल में आप 1 करोड़ तक कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमने बड़े प्लान्स बनाए, इसमें आर्मी बहुत हेल्प कर सकती है। अच्छा, फिर एग्रीकल्चर जो है अलोन आपको 20 लाख जॉब्स क्रिएट करके दे सकता है। उसमें बीट, कॉटन, ऑयल सीड्स, पल्सेस, टी, इसके ऊपर हम बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं कि हम इनको यहाँ पे उगा सकते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो सकती है। शुगर एंड राइस आपकी पहले बड़ी अच्छी है, लेकिन इनकी जोनिंग करें। ये मतलब जो लग गई है इंडस्ट्री शुगर की वो है, लेकिन यू नो इट शुड नॉट बी सब्सटीट्यूट। ये कॉटन खत्म हो रही है क्योंकि शुगर की तरफ लोग जा रहे हैं। आपको पता है इसकी पानी बहुत ज्यादा ये रिक्वायरमेंट होती है। फिर यू नो किसान, क्योंकि अदर ऑल्टरनेट्स नहीं है, तो फिर किसानों को मजबूरन ये उगाना पड़ता है। फिर उनके साथ प्रॉब्लम होती है, पैसे नहीं इनको मिलते। एंड डेयरी एंड लाइफ स्टॉक जो है, पाकिस्तान सुपर पावर है हलाल मीट का, सुपर पावर। और यहाँ पे दूध जो है ये टॉप 3 मुल्कों के अंदर आता है जो दूध बनता है, लेकिन वो क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं होती खराब हो जाता है। इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, मेरे अलावा भी बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। एंड इसके ऊपर तो ये लोग भी कह रहे हैं कि SOEs जो हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइज, उसको चाहे लॉस मेकिंग हो वगैरह वो बेचें, और डिस्कोस जो हैं उनको प्राइवेटाइज करें। ये बड़े अच्छे हैं, ये मैं तो इनकी काफी तारीफ करता हूँ। मैं इनको जानता नहीं, मोहम्मद अली साहब बड़े अच्छे सेंसिबल बंदे हैं। मैं इन वेरी, पता नहीं ये शायद मुझे हमारी बातें सुनते हैं या नहीं, कि ये वाकई रूजवेल्ट होटल और स्क्राइब जो है उसको वो कह रहे हैं कि हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं। इनके जॉइंट वेंचर्स करें, बड़ी अच्छी बात है, बट यू नो इसकी ओनरशिप पाकिस्तान के पास है, ये दोबारा नहीं मिलेंगे इस तरह की। अगर वो बात हमारी सुन रहे हैं रजा, प्लीज ब्रेक दीज डिस्कोस डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। इनको छोटे यूनिट्स बनाएं, इस तरह मत बेच दीजिएगा। लेस्को इतना, इट्स अ बिग, एक जायंट है ये, वही KESC वाला हाल ना हो जाए। लेस्को के आप 9 हिस्से करें ताकि उसका कंपटीशन इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लोकल लोग आए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। एंड लोकल गवर्नमेंट, अगेन हमने पिछले दफा इसके ऊपर वाइटल, लोकल गवर्नमेंट जो है LGO 2001 से शुरू करें, अगर उसे बेहतर कर सकते हैं, बट लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, बट मीनिंगफुल लोकल गवर्नमेंट जिसके अंदर आपकी ये जो
सिविल सर्विस है ये भी डिवॉल्व हो, आपकी पुलिस भी डिवॉल्व हो, और टैक्स इकट्ठा करना और लगाने का उनको एबिलिटी मिले। पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन हमने उस पर भी बात की हुई है, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप फोकस करें। ये देखें ना, CKDs गाड़ियां आ रही हैं, होम अप्लायंसेज आ रहे हैं, HVAC आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। सो ये इन अ नटशेल फेज 2 है। इस पे कोई सवाल है तो फिर मैं तीसरा खत्म। नहीं, आगे बढ़िए। तो थर्ड जो है वो लॉन्ग टर्म है, जो कि फिर 2 साल फॉरवर्ड उसके अंदर, उसमें रजा फिर ये आता है, ये जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी इन्होंने की, मैं तो समझता हूँ 1 ट्रिलियन तो ऑलरेडी है। हमारा गोल होना चाहिए कि वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको कैसे हम उसको डॉक्यूमेंट, तो आपका वैसे ही वो 850 बिलियन हो जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो दीवार की तरह की आहनी रुकावट है वो FBR है। तो बहरहाल मेरे ख्याल से तो हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ फोकस करना चाहिए, और G20 के अंदर ये हमारा फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म। G20 में हम शुमार हमारा होने लगे। लोकल फ्यूल जो है, थर कोल, हाइड्रो, विंड, सोलर वगैरह, उस पर फोकस होना चाहिए। माइनिंग बड़ा अच्छा ये लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ये देखें ना, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, बस वो एक बजवर्ड बन गया उसको, ये ब्लू इकोनॉमी, और ये तो भाई रियलिस्टिक बात करें। आप आयरन, कॉपर, गोल्ड जो के हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर करें, और बॉक्साइट वगैरह बहुत सी, जैसे हम बात करते हैं कि 118 में से 93, 94 एलिमेंट्स पाकिस्तान में हैं, उनके ऊपर फोकस करें भाई। ये जो बज़वर्ड्स हैं इनको छोड़ें। अच्छा, फिर नई सिटीज, रजा, ये अगेन लॉन्ग टर्म, 6 नई सिटीज बन सकती हैं, 30 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन सकती हैं, 5 लाख लो इनकम होम्स पर एनम बन सकते हैं। ये सारा काम हुआ है। ये एग्रीकल्चर में 20 लाख, और ये जो चीजें हैं इनसे और 20 लाख, तो 40 लाख जॉब्स पर एनम जो है वो हो सकती हैं। 1000 नए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स से स्टार्ट किया जा सकता है, ताकि बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इमीडिएटली हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके, और बड़े सस्ते वो लोकली बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उनको कन्वर्ट करना चाहिए टीचिंग हॉस्पिटल्स के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। और फाइनली रेलवे जो है वो चाइना के थ्रू हमें फ्रेट की तरफ फोकस करके उसको अपग्रेड करना चाहिए और उसको एनहांस करना चाहिए। एंड फाइनली लोकल गवर्नमेंट अगर आपकी हो जाए, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई नए प्रोविंसेस बनाने की बजाय आप इन्हीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को प्रोविंसेस बना दें। लेकिन ये तब आपको पता लगेगा एक दफा जब मीनिंगफुल लोकल गवर्नमेंट होगी। एब्सोल्युटली। और ये तो मेरे ख्याल से आगाज भी हम हमेशा यही करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स का, कि एक लेवल के ऊपर वो गवर्नेंस को फिक्स करना है, और फिर ऊपर जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस आप दे रहे हैं। बिल्कुल हारून भाई, आई थिंक दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। अब आपको पता है कि आखिरी चंद मिनट हैं, तो उसमें मैं ये बात करता हूं कि अब पाकिस्तान में एक डिबेट छिड़ गई है कि जी यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए। वो असल में मसला फाइनेंस मिनिस्टर के साथ है। अब उसके ऊपर पूरी एक हंगाम, और कोई पता नहीं। हारून भाई, आप जल्दी से आए पाकिस्तान, ताकि आपको हम पेश करें जो है पॉलिसी साजों को, कि जी ये देखो सॉल्यूशंस पहले ही कितने थे। तो ये बताइए कि ये टेक्नोक्रेट्स वाला जो मॉडल है, आई मीन मैं फ्रेंकली इसके ऊपर एक जमाने में तो मैं इसके खिलाफ होता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसके हक में हो गया हूँ। और उसकी वजह ये कि जो हमने देखा ना, कि जो सियासी लोग भी जो गड़बड़ करते हैं ना, तो मतलब कॉम्पिटेंस हमें चाहिए होती है किसी ना किसी लेवल पे। एनीवे, व्हाट आर योर व्यूज? देखिए, सबसे बड़ा मसला टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट में शमूलियत का ये है कि वो कंसिस्टेंसी, उसका बाय इन नहीं होता। पब्लिक जो है उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो अभी भी यही मसला है कि ये सारा कुछ, मसलन जो मैंने कहा और जो ये गवर्नमेंट कह रही है, ये सारा कुछ होने के लिए द प्लेटफॉर्म जो आपको चाहिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ये एक्सपेक्ट करना कि लोगों की विश कुछ और है और आप कुछ और करने लगे, तो फिर लोग बाय इन नहीं करते। लोग दे डोंट कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म। वो ये है कि घर बैठ जाते हैं। अब आप उनको खींच के घर से तो नहीं निकाल सकते। सो द पॉइंट इज कि उसके लिए एक तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आना बहुत जरूरी है। आपको पता है, मैंने तो पिछले प्रोग्राम में प्रिडिक्ट भी किया था कि अब सिचुएशन इकोनॉमिकली ऐसी आ गई है। अब देखें ना, ये शुरू हो गई है बातें होना कि जी अगला IMF का प्रोग्राम जो है वो फिर लेना पड़ेगा 27वां 26वां। ठीक है, तो मैं तो प्रिडिक्ट कर चुका हूं कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ये करना पड़ेगा। ये वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट, सबको जो है मिल बैठ के जो है मसला हल, पॉलिटिकल ये जो लॉक जैम है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब देखें, अगर तो कोई पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू कोई टेक्नोक्रेट आ जाता है जिसकी पब्लिक बाय इन हो, उसमें तो कोई मसला नहीं है रजा।
लेकिन ये जो पैराशूट वाला है ना काम, ये आपने कितने ही आए हैं वो आपने देख लिए, और एंड में वो गायब हो जाते हैं, उनका पता ही कुछ नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, फिर टेक्नोक्रेट, मुझे बताएं ना कौन सा ऐसा आज तक कोई टेक्नोक्रेट आया है जिसने कोई ऐसी बात किया विच इज ये जो पहले बातें होती रही हैं वो भी आगे भी बातें करते हैं, और एंड में जब वो 2 साल गुजर जाते हैं तो सब पूछना शुरू होते हैं कि जनाब क्या हुआ, तो फिर दूसरे बंदे अपने रेज्यूमेज भेजना शुरू कर देते हैं। सर देखिए, ये टेक्नोक्रेट और नो टेक्नोक्रेट, नंबर 1 मस्ट हैव पब्लिक बाय-इन, and number 2 must have a different plan than the plan that has already जो 75 साल से जो है हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर मैं वो खुलासा करूं तो फिर इसका मतलब है कि ये काम जो है बेसिकली टेक्नोक्रेट्स वाला जो है ये कोई खास नहीं चलेगा जब तक कि हम अपनी अप्रोच और प्रायोरिटीज और जो एग्जिस्टिंग काम हुआ है उसको तवज्जो देंगे, राइट? इफ आई एम रजा, हाँ वो, लेकिन आपको उसको करने के लिए वो देखे ना, वो मैं हांगकांग से उठा के शेफ ले आया था पाकिस्तान में चाइनीज खाना बनाया, वो नहीं चल सकता भाई, वो हांगकांग का शेफ हांगकांग में ही चलेगा, हालांकि चाइनीज खाने थे। सो समझने वाली बात यह है कि उस ऐसी टीम को लेकर आए जो कि पाकिस्तान को जानती है, जो अगेन वो उसको मैं इस तरह डिफाइन करता हूं, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में कुछ शुरू किया, जीरो से शुरू किया और इसको प्रॉफिटेबल किया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में जो बंदा जीरो से शुरू करके उसको प्रॉफिटेबली चला सकता है वो दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द हार्डेस्ट कंट्री टू वर्क इन। तो आप सोचिए कितना टैलेंट है आपके पास, आपको ऐसे लोग हैं इन बहुत ही खराब तरीन हालात में बिजनेस वाइज, अगर वो प्रॉफिटेबली चला सकते हैं, टैक्सेस पे कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमी के अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं, तो इन लोगों को आप लाएं, इनको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, वो आएंगे ऊपर तो वो सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। बाकी आप वो किताबी कीड़े और ब्यूरोक्रेसी में सारी उम्र गुजारी, इनसे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। बहुत शुक्रिया हारून भाई, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, और स्पेशली जो प्लानिंग कमीशन का मैंने उसको नहीं देखा था और मुझे वो पता भी लग गया, और आपकी क्रिटिक तो ऑफ कोर्स एज ऑलवेज ऑन पॉइंट है। तो इंशाल्लाह जो है हम देखते हैं कि क्या इसके ऊपर आगे होता है, और आई होप आपने मोहम्मदी साहब से कहा उनको भी सुने वो बात और कुछ अमल भी करें। तो विद दोस थॉट्स व्यूअर्स से और आपसे इजाजत लेते हैं अंटिल आवर नेक्स्ट शो, जो कि तकरीबन 2 हफ्ते के बाद होगा, और तब तक के लिए खुदा हाफिज।